हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम को, जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। स्टीफन स्पेंडर एक फेमस इंग्लिश पोइट और एसेइस्ट यानी निबंधकार थे। स्लम, जैसे कि इस पोएम के टाइटल में ही ये वर्ड आया है स्लम, तो स्लम क्या होती है? स्लम वे गंदी बस्तियाँ होती है जो बड़े बड़े शहरों के बीच में बसी होती है और जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। इनमें रहने वाले लोग बहुत ही पिटिएबल यानी दयनीय दशाओं में रहते हैं और इनके बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं जिनमें इनको रहना पड़ता है। यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट होती है, लेकिन इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। गश्ती, गश्ती का मतलब होता है प्रचंड, बहुत तेज़ गति के साथ बहने वाला, कोई तूफान या हवा। वीड्स, अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स, यानी वे जंगली पौधे जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। टॉर्न अराउंड मतलब स्कैटर्ड, फैले हुए, बिखरे हुए। पैलर, पेल फेसिस, पीले पड़े हुए चेहरे जिन पर कोई उत्साह, कोई उमंग ना हो। वेक डाउन, डिप्रेस्ड, निराशा के साथ नीचे को झुका हुआ। स्टंटेड, अनडेवलप्ड, अविकसित, जिसकी वृद्धि रुक चुकी हो। पेपर सीमिंग, लुकिंग लीन एंड थिन, कागज की तरह दुबला और पतला। एयर, सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारी, जिसे अपने पेरेंट्स से कुछ मिला हो उत्तराधिकार के रूप में। ट्विस्टेड, बेंट, झुकी हुई या मुड़ी हुई। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग माने दोहराना भी होता है, और रिप्रेजेंटिंग मतलब किसी चीज़ को शो करना, प्रस्तुत करना भी होता है। नार्लिड, नोटी, जिसमें गांठें पड़ी हो यानी गांठदार। ट्री रूम, हॉलो स्पेस इन ए ट्री, एक पेड़ में एक खाली जगह जहाँ पर आमतौर पर गैलरी वगैरह रहती है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये बच्चे एक स्लम में रहते हैं, और वो जो स्लम है वो ऐसी जगहों से बहुत दूर है जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं बहती है, और उन तेज़ हवाओं के बहने के कारण वहाँ पर जो लहरें हैं वे बहुत ऊंची ऊंची उठती है। तो ऐसे प्रसन्न कर देने वाले वातावरण से ये बच्चे और इनके जो स्लम्स हैं वो बहुत दूर है। दी चिल्ड्रंस फेसेस, यहाँ पर इसका एक और अर्थ है, और वो ये है कि इन बच्चों के चेहरे पर वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए, जो आमतौर पर इस उम्र के बच्चों के चेहरे पर दिखाई देती है। गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पर एनर्जी से भी है, यानी जो एनर्जी, जो ऊर्जा, उत्साह, जो चमक बच्चों के चेहरे पर दिखाई देती है वो इन स्लम के चिल्ड्रन जो है उनके फेसेस पर दिखाई नहीं देती। लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह है। पोइट ने यहाँ पर इनको रूटलेस वीड्स के साथ में कंपेयर किया है, यानी ऐसी घास जिनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उसी तरह ये बच्चे भी इस सोसाइटी में अनवांटेड है, यानी इनको कोई नहीं चाहता और इनकी केयर भी कोई नहीं करता। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, इन बच्चों के जो बाल हैं वे इनके चेहरे पर, पीले पड़े हुए चेहरे पर इस तरह से बिखरे पड़े हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स होती है। यहाँ पर रूटलेस वीड्स को एक बार और यूज किया गया है इन बच्चों के फेसेस पर बिखरे हुए बालों को दिखाने के लिए। तो ये जो बच्चे हैं इनके चेहरों पर बाल इस तरह बिखरे पड़े हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हो कोई। द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है जिसमें एक लंबी लड़की है। वो जो लंबी लड़की है उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है। डिप्रेशन से, बीमारी से या किसी और कारण से वो अपना सिर नीचे को झुकाई हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज़, आगे बताया गया है एक ऐसे लड़के के बारे में जो बहुत कमज़ोर है, जो इतना कमज़ोर है कि उसको पेपर से कंपेयर किया गया है। विद रेड्स आइज़, उसकी आंखें चूहे की आंखों की तरह है, मतलब जैसे चूहे की आंखें थोड़ी बाहर को निकली होती है, तो अपनी कमज़ोरी की वजह से ये बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तरह से चूहा हो और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई हो। रेड्स आइज़ का यहाँ पर एक और यूज है
जिसके कारण इनको यूज किया गया है इस मेटाफर को। चूहे की आँख अपने आसपास हर समय कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, और क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन और बहुत ज़्यादा हंगरी रहते हैं, तो ये भी अपने आसपास कुछ तलाशते रहते हैं कि काश इन्हें कुछ मिल जाए। इसके बाद बताया गया है एक और बच्चे के बारे में, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक और बच्चा है जो दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसको उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है, मुड़ी हुई हड्डियाँ। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ली डिसीज़, ये बच्चा अपने पिता की उस बीमारी को दोहरा रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और साथ ही साथ अपने डेस्क पर बैठे हुए अपना पाठ भी दोहरा रहा है, यानी वो दोनों चीज़ों को दोहरा रहा है। अपने माता पिता से मिली हुई उस नार्ली डिसीज़, मतलब जिसमें गांठें पड़ जाती है हड्डियों में, उस बीमारी को भी ये रिपीट कर रहा है और अपने लेसन को भी ये रिपीट कर रहा है। अब इसी क्लास में पीछे की तरफ जहाँ पर थोड़ा अंधेरा है वहाँ पर एक और लड़का बैठा हुआ है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, जो कि बहुत सुंदर लड़का है, छोटा है और अननोटेड है, मतलब किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तो वो इस तरह से कहीं पर खोया हुआ है जैसे कि सपना देख रहा हो। वास्तव में वो कक्षा से बाहर जो एक पेड़ लगा है उसमें जो गिलहरियों का एक हॉल है, एक घर है, उसमें खेलती हुई गिलहरियों को वो देख रहा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें एक सपने में है। किसका सपना? ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के खेल का। वो वहाँ से बैठकर गिलहरियों को खेलता हुआ देख रहा है और खुद भी उसकी इच्छा हो रही है कि काश वो भी जाकर उनके साथ उसी तरह से खेले। इन ट्री रूम, और वे गिलहरियाँ अपने पेड़ों में बने हुए घरों में खेल रही है। अदर दैन दिस, और इस बालक का ध्यान उन पर है, ना कि अपनी कक्षा में, यानी जो उनकी कक्षा में जो कुछ बताया जा रहा है उस ग्लूमी क्लास में उसका कोई ध्यान नहीं है। और वो फ्यूचर के लिए होपफुल भी है कि उसे भी शायद भविष्य में इस तरह खुला वातावरण मिले। तो यहाँ पर आपका पहला जो स्टेंजा है वो ख़त्म होता है। अब आप ध्यान देंगे इस पोएम के अगले स्टेंजा को, लेकिन उसको देखने से पहले एक बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। सोर क्रीम, सोर क्रीम बोलते हैं डल येलोइश वाल, मतलब जो दीवारें हैं उनके स्कूल की वे डल हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है और उनका कलर भी काफ़ी फेड हो चुका है और पीलापन सा उन पर दिखाई देता है, जैसे कि कोई क्रीम होती है और जब वे बहुत दिनों तक रखी रहती है तो हल्की हल्की सी पीली सी वो हो जाती है, स्टेल होने के कारण, बासी हो जाने के कारण। उसी प्रकार से काफ़ी जर्जर हालत में इनका विद्यालय और उसकी दीवारें हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोनेशंस। डोनेशंस का मतलब यहाँ पर है उन चीज़ों से जो बड़े लोगों ने इस विद्यालय को दान में दी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिविलाइज्ड डोम। सिविलाइज्ड डोम का मतलब है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो सभ्य संसार है, इन बस्तियों से, इन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर जो दुनिया है उसमें जो संस्थाएं हैं, उनमें जो स्कूल कॉलेजेस या दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके लिए ये वर्ड आया है सिविलाइज्ड डोम। नेक्स्ट वर्ड इज़ टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली एक बहुत ही सुंदर घाटी है, वैली ऑफ टायरोल, टायरोल की घाटी इसको कहा जाता है और यह है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसमें ये घाटी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओपन हैंडेड मैप, यानी ऐसा नक्शा, ऐसा मानचित्र जिसको फ्रीली ड्रॉन किया गया हो, यानी जो पावरफुल पीपल है, जो अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के हिसाब से, उनकी इच्छा से इस नक्शे को बनाया गया है, क्योंकि वे जब चाहते हैं इस संसार के देशों की सीमाओं को बदल देते हैं। लेड स्काई, लेड स्काई का मतलब है ब्लूइश ग्रे स्काई, थोड़ा ब्लूइश सा और घूसर से कलर का, मतलब राख के जैसे रंग वाला आकाश। इसको ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इन स्लम्स के आसपास जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ से इतना पोल्यूशन आता है कि उस आकाश का रंग ही बदल जाता है जो नॉर्मली ब्लू होता है। कैप्स, कैप्स बोलते हैं एक ऐसी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को जो समुद्र में थोड़ी आगे को बढ़ी हुई लैंड होती है,
थोड़ी ऊपर की तरफ, मतलब हाईलैंड्स होती है, काफ़ी ऊंचा स्थान होता है। हाईलैंड्स स्टिंकिंग आउट इनटू द सी, समुद्र में आगे को निकला हुआ एक नुकीला सा ज़मीन का हिस्सा जो हाईलैंड्स होता है, ऊंचा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ये जो आपकी फ्रेज है, इसका मतलब है प्लीजेंट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग थिंग्स। यहाँ पर जो ये डोनेशंस मिली हुई है स्कूल को, उनके नीचे जो लिखा हुआ है उनके बारे में, उनको भी कहा गया है। और दूसरा, स्टार्स ऑफ वर्ड्स का एक और अर्थ है, यानी जो शब्द है वो एक स्टार्स की तरह है इन बच्चों के लिए, मतलब जो वे शब्द है जो ज्ञान दे सकते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो उनके लिए स्टार्स की तरह है। इनको एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं मिल पाती, तो इनके लिए ये जो शब्द है ये भी उन स्टार्स की तरह है जो इनसे बहुत दूर है। आइए अब समझते हैं इस पोएम के सेकंड स्टेंजा को। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड। इस विद्यालय की जो डल वॉल्स है, जो फीकी पड़ चुकी दीवारें हैं, उन पर कई तरह की चीज़ें डोनेशंस में मिली हुई है, जो लगी हुई है। उनमें से एक क्या है, एक चीज़ है शेक्सपियर्स हेड। तो शेक्सपियर का सिर जिसमें दिखाया गया है, एक ऐसा चित्र वहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट है क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस एट डॉन मतलब सुबह के समय का वो प्राकृतिक दृश्य जिसमें बादल वगैरह नहीं होते और वह बहुत मनमोहक दिखाई देता है। नेक्स्ट डोनेशन में जो मिली हुई चीज़ वहाँ पर है वो है एक ऐसा चित्र जिसमें सिविलाइज्ड डोम को दिखा गया है, मतलब शहरों को दिखा गया है जिनमें बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, जो पूरे शहर में फैली हुई है ऐसी संस्थाएं। डोम यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि रोम में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर उनका जो आर्किटेक्चर है उसमें इस तरह की इमारतें बनाई जाती है मोस्टली, या पहले बनाई जाती थी, जिनकी ऊपर का जो उनका पोर्शन था वो डोम शेप होता था, एक गुंबद के आकार का। तो इसीलिए उस शहर में इस तरह की काफ़ी इमारतें हैं जो इस तस्वीर में दिखाया गया है, जो वहाँ दीवार पर लगी हुई है। तो क्लाउडलेस एट डाउन यानी एक प्राकृतिक दृश्य के बाद एक ऐसी तस्वीर लगी हुई है जिसमें नगर को, शहर को उसकी संस्थाओं के साथ दिखाया गया है। बेल्ड फ्लोवरी टायरोलीज वैली, इसके बाद एक बहुत सुंदर घाटी को वहाँ दिखाया गया है जिसमें घंटियाँ बंधी हुई है, फूल खिले हुए हैं, और ये घाटी है टायरोलीज वैली। इस घाटी के बाद में ओपन हैंडेड मैप, एक मानचित्र है विश्व का, जिसको ओपन हैंडेड कहा गया है क्योंकि विश्व के पावरफुल पीपल ने, शक्तिशाली लोगों ने इसको अपनी इच्छा से बना रखा है, अर्थात इसकी सीमाएं तय कर रखी है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये जो नक्शा है अपने से बाहर की जो दुनिया है, इस नक्शे से बाहर की जो दुनिया है उसको ये अपनी दुनिया दिखा रहा है, मतलब उनको इसके अंदर क्या है, नक्शे के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, लेकिन ये जो बालक है, इन बालकों के लिए ये खिड़कियाँ जो है जहाँ पर ये रहते हैं, जिन स्लम्स में रहते हैं, तो उनके घरों की, उनके स्कूल्स की जो खिड़कियाँ है वो इनका वास्तविक संसार है। नोट दिस मैप, ये नक्शा इनकी दुनिया नहीं है। तो उनकी दुनिया क्या है, उनकी वो स्लम्स जहाँ पर वे रहते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद ए फोग, और इनकी स्लम इस तरह की है जहाँ पर इनका भविष्य है बहुत ही अनिश्चित है, अनक्लियर है। जिस तरह एक तस्वीर हो जिसको फोग से पेंट किया गया हो, यानी फोग में क्या होता है, फोग में हमको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। उसी प्रकार से इन बच्चों का भविष्य भी धुंधला है, अनिश्चित है, उसी फोग वाली पेंटिंग की तरह है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, साथ ही साथ इन बच्चों के स्लम्स की जो गलियाँ है वे भी जैसे बंद हो चुकी है इनके लिए। इनसे बाहर अगर ये निकलना भी चाहे तो इनसे बाहर जाने का मार्ग इनके पास नहीं है, मानो लेड स्काई ने, एक प्रदूषित और लेड कलर के स्काई ने उनके बाहर निकलने के मार्ग को भी
अवरुद्ध कर दिया हो। लेड एक धातु होती है, तो उसके कलर को यहाँ पर यूज़ किया गया है बताने के लिए कि किस तरह का उनके स्काई का कलर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और उस स्काई के कलर का एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि इनके आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है जहाँ से कंटिन्यूसली पोल्यूटेड स्मोक निकलता रहता है और वो इनके स्काई को कवर कर देता है। नेक्स्ट लाइन है फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ये बच्चे बहुत दूर हैं नदियों से, कैप से एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। केप्स क्या होती है? केप्स होती है वे जगह, वो स्थान जो समुद्र के बीच में एक भूमि का हिस्सा होता है, काफ़ी आगे निकला हुआ हाईलैंड होता है। तो ये बच्चे इन जगहों को नहीं देख सकते, इनका आनंद नहीं ले सकते। स्टार्स ऑफ वर्ड्स और जो ज्ञान रूपी अक्षर होते हैं ये भी इनकी पहुंच से बहुत दूर है। नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, उससे पहले आइए जानते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, जो अपनी तरफ खींचे, जो प्रलोभन दे। स्लाइली। स्लाइली बोलते हैं सीक्रेटली या कनिंगली, मतलब बड़ी चतुराई से या बहुत रहस्यमय तरीके से जो काम करे। क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स मतलब नैरो हट्स, जो इनके बहुत संकुचित छोटी छोटी इनकी झोपड़ियाँ हैं, इनके जो घर हैं उनके लिए यहाँ पर क्रैम्प्ड होल्स का यूज किया गया है। स्लैग। स्लैग बोलते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो गार्बेज होती है उसको। पीप्ड थ्रू मतलब बाहर को झाँकना। मैंडेड का मतलब होता है रिपेयर्ड, मरम्मत किया हुआ। ब्लॉट का मतलब होता है चिन्हित कर देना, मार्क कर देना। डोम हेल यानी नर्क। आइए पढ़ते हैं इस स्टेंजा को। श्योरली शेक्सपियर्स विकेड। शेक्सपियर इज़ विकेड। निश्चित रूप से शेक्सपियर की जो वहाँ पर इमेज लगी हुई है वो उनके लिए विकेड है, यानी दुष्ट है, यूजलेस है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत फेमस एक इंग्लिश फिगर है, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा नाम है। उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको विक्ट कहा गया है, एक दुष्ट कहा गया है। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने मोस्टली ऐसी कहानियाँ लिखी है जिनमें परियों का जिक्र होता है, राजा रानियों का जिक्र होता है, लेकिन इन बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। इनका जीवन विलियम शेक्सपियर के प्लेज से बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि शेक्सपियर की जो ये इमेज है इन बच्चों का मजाक उड़ा रही हो। तो श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। शेक्सपियर इन बच्चों के लिए विकेड है, दुष्ट है। द मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल। और जो नक्शा वहाँ पर लगा हुआ है वो भी उनके लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस नक्शे में जो चीज़ें दिखाई गई है जैसे कि शिप्स एंड सन एंड लव यानी प्रेम, जहाज़ और प्रकाशित ये जो संसार दिखा गया है ये इन बच्चों की दुनिया से बिल्कुल अपोजिट है। यानी इन बच्चों की दुनिया में कोई प्रकाश, कोई रोशनी और इस तरह की चीज़ें नहीं है जो इन्हें खुश कर सके। ये जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं शिप्स, सन एंड लव, ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लेकिन इन बच्चों की लाइफ में यहाँ पर स्लम्स में ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये इन्जॉय कर सके। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल्स मैप इनको दे रहा है, शो कर रहा है, वो इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पाएगी और फिर इनको पाने के लिए ये क्या करेंगे? ठीक है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, यानी ये टेम्प्ट होंगे, आकर्षित होंगे क्राइम करने के लिए, चोरी करने के लिए। ये इन चीज़ों को पाने के लिए इनको चुराएंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्योंकि जो जीवन, क्योंकि ये बहुत अच्छा और इन्जॉय करने वाला लाइफ ये स्पेंड नहीं करते। इनका जो जीवन है कैसा है? इनका जीवन स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो बहुत ही चतुराई से इनको वापस उन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में ले जाता है, उन्हीं संकुचित इनके छोटे छोटे घरों में ले जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पर ये अपने जीवन की शुरुआत से अपने जीवन के अंत तक रहते हैं।
फ्रॉम फॉग मतलब जो सुबह का समय होता है जब धुंध होती है, और एंडलेस नाइट मतलब मृत्यु। यानी अपना पूरा जीवन इनको उन्हीं छोटे छोटे नैरो हाउसेज में बिता देना है। ऑन देयर स्लैग हीप दे चिल्ड्रन वेयर स्किन स्किन्स पेप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया है इनकी कंडीशंस को। ये बच्चे अपना समय कहाँ बिताते हैं? जो इनकी बस्तियों में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उनके आसपास खेलते हुए उन पर बैठकर ये बच्चे अपना समय बिता देते हैं। और इतने माल न्यूट्रिशन, इतने कमज़ोर ये बच्चे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि इनकी हड्डियाँ भी इनकी खाल से बाहर को झाँक रही हो। कोई भी इनकी हड्डियों को गिन सकता है, इतने कमज़ोर ये होते हैं। और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते हैं वे भी मैंडेड होते हैं, मतलब टूटे फूटे स्टील के, यानी बहुत भारी भरकम। और इनके जो ग्लासेस होते हैं इनके स्पेक्टिकल्स के वे मैंडेड होते हैं, इनको जोड़ जोड़ कर वे काम में लाते हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और ये टूटे हुए कांच के टुकड़े इनके चश्मों के ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर पर बिखरे पड़े कांच के टुकड़े हो। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि केवल ये शीशों के जो टुकड़े हैं उनकी बात नहीं की गई। इन बच्चों का पूरा जो जीवन है, इनकी फुल लाइफ भी अपने आप में इन कांच के टूटे हुए टुकड़ों की तरह है, बिखरा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स। इन बच्चों का सारा समय और सारा स्थान, यानी इन बच्चों के लिए सब कुछ केवल ये फॉगी स्लम्स है। ये धुंध से भरी हुई इनकी स्लम्स है जहाँ पर ये रहते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब यहाँ पर जो पोइट है थोड़ा एंग्री हो जाता है, मतलब उसको क्रोध आता है इस संसार पर जिसको इन बच्चों की कोई केयर नहीं है और वे इनको नहीं देखते और ना ही इनका पता लेते या इनके लिए कुछ वे ऐसा काम करते जिससे इनको कुछ हेल्प मिले यहाँ से निकलने में। तो पोइट जो है वो कहता है सो ब्लॉट देयर मैप्स, कि ये जो संसार का नक्शा है इसको ब्लॉट कर दिया जाए, इसको चिन्हित कर दिया जाए। किससे? स्लम्स से। मतलब वो स्लम्स जो इतनी बड़ी है जितना कि डूम यानी नर्क। यानी जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनको अगर नहीं पता कि यहाँ पर ऐसी जगह भी है स्लम्स के जैसी, तो उनको पता लग जाने दिया जाए। इन मैप्स को, इस दुनिया को चिन्हित कर दिया जाना चाहिए इन स्लम्स से, ताकि लोग इनके बारे में जान सकें और फिर इनकी हेल्प कर सके। आइए अब पढ़ते हैं इस कविता के लास्ट स्टेंजा को, और पढ़ने से पहले देखते हैं इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ कैटाकोम्स, जिसका अर्थ होता है अंडरग्राउंड कलेक्टिव ग्रेव्स, बहुत सारी कब्रें एक साथ। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, टू प्रोग्रेस, उन्नति करना। इसका शाब्दिक अर्थ तो है खुले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ना, लेकिन इसका जो भाव है यहाँ पर वो है उन्नति करना। नेक्ट मतलब फ्रीली, स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के। लीव्स मतलब पेजेस, बुक्स के पेजेस। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। जब तक इनकी स्लम्स में, इनकी गंदी बस्तियों में वे लोग जो पावरफुल है, जिनके पास कुछ करने की ताकत है, जो अपना एक विशेष प्रभाव रखते हैं, जब तक इस तरह के लोग जैसे कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर और दूसरे घूमने वाले लोग इनकी बस्तियों में नहीं आ जाते, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तब तक दीवार पर बना हुआ ये नक्शा ही इनके लिए बाहर की दुनिया को देखने की खिड़की बना रहेगा। एंड दीज विंडोज़, और इनकी खिड़कियों से परे जो इनकी दुनिया है स्लम्स की, वो क्या करती है? दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकोम्स, ये जो इनकी दुनिया है वो इनको इस तरह से बंद करके रखती है जैसे कि कैटाकोम्स के अंदर लाशें बंद होती है। कैटाकोम्स मतलब सामूहिक कब्रगाह। तो जिस प्रकार से उनसे कोई चाह कर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि इस कैटाकोम्स में लाशें होती है और वे अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल सकती,
उसी प्रकार ये बच्चे भी और इन स्लम्स में रहने वाले लोग भी एक तरह से शव की तरह ही है, जो इन्हीं में घुट कर रह जाते हैं और इनसे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए जो पोइट है वे थोड़ा इस लास्ट के स्टेंजा में ऑप्टिमिज्म को फॉलो करते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हेल्प करें इन बच्चों को बाहर की दुनिया देखने में, ताकि ये प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो पोइट कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी इन बच्चों की हेल्प की जाए उस दुनिया की सीमाएं, दीवारें तोड़ने में जिसमें ये अब रहते हैं। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि ये इनको तोड़कर खुले में ना आ जाए तब तक इनकी सहायता हमें करनी चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाए जाने चाहिए। टू मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उन बच्चों को ऐसे अवसर हमें देने चाहिए जिससे वे खुले आकाश के नीचे, एज्योर माने ब्लू स्काई, खुले आकाश के नीचे, साफ आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ सके। ऐसे अवसर उनको दिए जाने चाहिए, यानी उन्नति कर सके ऐसा उनको चांस दिया जाना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हमें इन बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिनसे ये अपनी पुस्तकों को स्वतंत्र रूप से पढ़ सके और प्रकृति का आनंद भी ले सके। वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट का मतलब है पुस्तकों के पेज और ग्रीन लीव्स का मतलब है प्राकृतिक वातावरण, यानी इन बच्चों को हमें ऐसे अवसर देने चाहिए जिनसे ये स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने आप को प्रकट कर सके, एक्सप्रेस कर सके और प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद ये ले सके। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास उन्हीं लोगों का होता है, इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो सूर्य की भाषा बोलते हैं, अर्थात जो सूर्य की तरह चमकते हैं। और सूर्य की तरह कौन चमकता है? जो सूर्य की तरह मेहनत करता है और फिर सफल होने के बाद वह अपने साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रकाश भरता है। और सूर्य की तरह ये बच्चे तभी चमक पाएंगे जब इनको ज्ञान मिलेगा, यानी ज्ञान का प्रकाश ही इनको इस योग्य बना देगा कि ये अपने साथ साथ दूसरों का भी भविष्य संवार सकेंगे। तो पोइट ये इच्छा करता है कि सभी लोग आकर इनकी हेल्प करें ताकि ये आगे अपने जीवन में उन्नति कर सके और इतिहास बना सके। यहाँ पर आपकी ये पोएम समाप्त होती है। इस पोएम के लास्ट में स्टेंजा वाइज इसकी ट्रांसलेशन भी दी गई है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।